नमस्कार, 4TV न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4TV न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल थाना कविनगर पुलिस ने लगभग 1.5 करोड़ की डकैती के वांछित यानी कि वांटेड इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतन को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि 29 जून की रात पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी और तभी संदिग्ध कार को यानी कि डाउट होने पर कार को रोका गया और उसके प्रयास में आरोपी भागने लगा और कार जो है अंत में जाकर पेड़ से टकराई और भागने के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में जाकर लगी। मौके से तमंचा, जिंदा कारतूस और तमाम अवैध असलहे मिले और इसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी और हमारे सहयोगी का क्या कुछ कहना है, पूरी जानकारी देंगे। अधिकारी क्या कुछ पूरा मामला है वो सब कुछ बताएंगे आपको। थाना क्षेत्र कविनगर में डायमंड तिराहे पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक 4 पहिया वाहन संदिग्ध रूप से आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास करने पर वापस घूमते हुए वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। उसमें से एक व्यक्ति उतरकर भागा, जिसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। पुलिस द्वारा उसको तत्काल मानवाधिकार के नियमों का पालन करते हुए अस्पताल भिजवा दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम जितेंद्र उर्फ जीतन बताया तथा जाँच में पाया गया कि उसके खिलाफ वर्ष 2023 में एक डकैती का मुकदमा दर्ज है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक मृत कारतूस पाया गया। पुलिस के द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र कविनगर में गाजियाबाद में वर्ष 2023 में 1.5 करोड़ की डकैती का एक वांछित अभियुक्त थाना गाजियाबाद कविनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा के अनुसार कल बीते रात 29 जून को थाना कविनगर पुलिस डायमंड तिराहे के पास जब चेकिंग कर रही थी तो सामने से एक तेज गति से आती हुई कार दिखाई दी, जिसे रुकने का इशारा किया गया। वह रुकने के बजाय जो है तेज गति से भागने लगा और एक पेड़ से टकरा गया। वहां से भागकर निकलकर उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जिसके अपनी आत्मरक्षार्थ में गाजियाबाद कविनगर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के पैर में गोली जाके लगी है। पकड़े गए बदमाश की जो पहचान है जितेंद्र उर्फ जीतन के रूप में हुई है, जो बुलंदशहर का रहने वाला है। यह बीते रात जो है अपने ऊपर दर्ज गाजियाबाद में केस की पैरवी के लिए आया था, जहां इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम जानकारी के साथ बने रहे। मैं इंद्रेश शर्मा, 4TV न्यूज गाजियाबाद। तो रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। दरअसल मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान से संसद में पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर सीधे देश के संविधान और संसद को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था यानी कि इमरजेंसी लगाया था, वो आज लोकतंत्र को कुचलने वाली भाषा बोल रहे हैं। मंगल पांडे ने साफ कहा कि देश की जनता ऐसी सोच को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज उठाया जाएगा। उन्होंने तेजस्वी के बयान को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान बताया। तो वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल खड़गे ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह पार्टी हाईकमान के हाथ में है और वही आगे की कार्रवाई तय करेगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी बेवजह कोई समस्या खड़ी नहीं करनी चाहिए और पार्टी में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। उनके बयान से यह साफ है कि कर्नाटक में नेतृत्व बदलाव को लेकर चर्चा फिलहाल थमी नहीं है। और खड़गे ने आगे यह भी कहा कि नेताओं को आपसी विवाद से थोड़ी बचाव करना चाहिए। उन्हें बचने की सलाह भी दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ताकि सरकार को कोई अस्थिरता ना झेलनी पड़े। तो तेलंगाना के संगारेड्डी फैक्ट्री में आग लगने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब गहरा दुख जताया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि
हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति वो संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। फैक्ट्री हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और राहत बचाव कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है। और ये हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर बाकायदा ट्वीट किया गया है और इस पूरे हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके मुआवजे की मांग को लेकर उनकी आत्मा की शांति तक प्रधानमंत्री ने कामना की है और 2 लाख रुपए जिनकी मौत हुई है इस घटना में और 50,000 रुपए उन्हें जो इंजर्ड यानी कि घायल हुए हैं बुरी तरीके से इस पूरे मामले में, और जो लोग घायल हैं उनको स्वस्थ जल्दी स्वस्थ वो हो जाएं, इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने कामना किया है। तो प्रधानमंत्री ने इस पूरी घटना पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए दिया जाएगा, घायलों के परिवारों को 50,000 रुपए दिया जाएगा उनके इलाज के लिए और आगे वो जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री लगातार इसकी कामना कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा 2025 को लेकर तैयारियों की जानकारी दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। उपराज्यपाल ने राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के साथ बैठकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और सुरक्षित अपने घर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा 2 जुलाई से जम्मू से रवाना होगी और प्रशासन श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तत्पर और तैयार। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। दरअसल जलस्तर जो है वो नियंत्रित रखने के लिए बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी यानी जो ओवरफ्लो हो रहा है पानी उसको बहाया जा सके। लगातार बारिश के चलते चिनाब नदी उफान पर है और जिससे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दरअसल प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी के किनारे न जाने की अपील भी की है और स्थानीय टीमों को भी किसी भी आपात स्थिति यानी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तत्पर रहने के लिए तैयार रहने के लिए उनको कहा गया है। किसी भी आपातकाल स्थिति में उन्हें तैयार रहना होगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो चिनाब नदी है वो किस तरीके से जलस्तर बढ़ा हुआ है, जो पानी है वो उफान मार रहा है और इसीलिए प्रशासन लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है। लोगों से खास करके अपील कर रहा है कि खासकर ऐसे इलाकों में फिलहाल के तौर पर तो बिल्कुल ना जाएं। बगलिहार बांध के 3 गेट खोले गए हैं और चूंकि पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो पानी के बहाव के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। लिहाजा रास्ता जो निकाला गया है लेकिन उसमें उस नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है और इसी वजह से उस पानी के आसपास न जाने की सलाह लगातार प्रशासन दे रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रायगढ़ में सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश्वरी कटके ने एक बार फिर अपनी कुशलता से बड़ा कीर्तिमान बनाया है। दरअसल सेंट जॉर्ज अस्पताल में डॉक्टर कटके और उनकी टीम ने 40 वर्षीय अविवाहित महिला जिसका नाम मीना सोलंकी है उसके पेट से 10 किलो 400 ग्राम की वजन की गांठ निकालने में सफलता हासिल की है। इस जटिल सर्जरी के दौरान महिला के फेफड़े, लीवर, किडनी और जो रक्त वाहिकाएं हैं वो प्रेशराइज हो चुकी थी यानी दबाव में आ चुकी थी, लेकिन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई और इस अद्भुत ऑपरेशन के बाद मरीज को नया जीवन मिला है और डॉक्टर कटके की हर जगह भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, सराहना हो रही है।
तो वहीं अकोला में ग्रामीण विकास मंत्री जय कुमार गोरे ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि चाय पार्टी का बहिष्कार करने के लिए अब कोई विरोधी दल बचा भी है क्या, मतलब क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मंत्री ने ये आगे ये भी कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री समृद्धि ग्राम योजना शुरू करेगी। इस योजना में गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और विजेता गांव को राज्य स्तर पर 5 करोड़, संभाग स्तर पर 1 करोड़, जिला स्तर पर 50 लाख और तालुका स्तर पर 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल और केवल गांवों का सर्वांगीण विकास करना है और विपक्ष जनता को मुद्दे से भटकाने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मैसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा राज्य की कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल चट्टान की तरह मजबूती से चलेगी और किसी तरह की राजनीतिक संकट हमारे सरकार को कमजोर नहीं कर सकता। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी मुख्यमंत्री के दावे का समर्थन किया। साथ ही साथ यह भी कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ विकास के काम को आगे बढ़ा रही है, विकास के काम को गति दे रही है और विकास के काम में रात दिन जुटी हुई है। दोनों नेताओं ने विपक्ष के तमाम दावों को नकारते हुए सरकार की स्थिरता पर भरोसा जताया। तो वहीं कोलकाता में सामूहिक दुष्कर्म के मामले की जांच के लिए भाजपा के 4 सदस्यीय पैनल ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर यह टीम यहां पर पहुंची है। सतपाल सिंह ने कहा कि भाजपा हर बहन बेटी के साथ बहुत ही मजबूती से खड़ी है और इस मामले में सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार से अपील की कि वो टीम को घटनास्थल यानी कि कॉलेज अधिकारियों और जांच अधिकारियों से मिलने दें। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर राज्य सरकार अनुमति नहीं देती तो ये सच्चाई छिपाने की कोशिश मानी जाएगी। तो शिमला ग्रामीण के उपमंडल मजिस्ट्रेट मंजीत शर्मा ने यह जानकारी दी है, मतलब करीबन 8 बजे के आसपास, कि श्रीमती रंजना जो है वो उनकी 5 मंजिला इमारत ढह गई और गनीमत ये रही कि इमारत को कल रात ही खाली करा लिया गया, जिससे किसी भी मतलब अप्रिय घटना नहीं घट पाई, यानी कि किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ। एसडीएम मंजीत शर्मा ने यह भी बताया कि इस इमारत के आसपास 3-4 और इमारतें खतरे में हैं। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर कुल 5 घर खाली कराए हैं। माना जा रहा है कि इलाके में चल रहे निर्माण कार्य के कारण जमीन कमजोर हो चुकी थी और राहत बचाव कार्य जारी है और इमारत मालिक को 50,000 रुपए की तत्काल राहत दी गई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब के अमृतसर में ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस की मौजूदगी में ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का मकसद नशे के धंधे से कमाई गई संपत्ति को खत्म करना और माफिया नेटवर्क को जमींदोज कर देना। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी तरह की बाधा ना आए। स्थानीय लोग भी इस कदम की सराहना कर रहे हैं। प्रशासन ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि नशा का जो कारोबार है, इसे जड़ से कारोबार और कारोबारी दोनों को खत्म किया जा सके।
ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार पंजाब में इन दोनों इस बात का हड़कंप मचा हुआ है कि जिस तरह से पंजाब सरकार इस वक्त नशाखोरों के खिलाफ और अवैध तरीके से जो नशा कर रहे हैं और युवाओं को और नई पीढ़ी को अंधेरों की दुनिया में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ इस वक्त पंजाब सरकार एक्शन मोड में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और उसका एग्जाम्पल ये पीला पंजा जो आप देख रहे हैं, इसे आप यूपी में बुलडोजर के नाम से जानते हैं, ये पीला पंजा चल रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि पंजाब में ये माना जाता है, आमतौर पर पंजाब स्टेट की ये एक तरीके से छवि बन चुकी है कि पंजाब का जिक्र होते ही लोग नशे का ख्याल अपने दिमाग में ला लेते हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात तो यह है कि जब जागो तभी सवेरा, यानी कि अमृतसर में जिस तरीके से यह कार्रवाई देखने को मिल रही है, लगातार जो ड्रग तस्कर हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अधिकारी इस बात को लेकर लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर इस तरह की गतिविधि हुई तो जो पकड़ा गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिला प्रशासन इस कार्रवाई को सिर्फ कार्रवाई मात्र तक नहीं बल्कि अभियान बना चुकी है पुलिस। और ये किसी भी राज्य के लिए ये एक बेहतर संकेत होता है कि ये जो युवा पीढ़ी है या जो ये नई उम्र वाले लड़के हैं वो नशे की लत ना लगे उन्हें, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। और इसका एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने कहा कि भाजपा में पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अलग अलग इकाइयों के पदाधिकारी चुने जाते हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष पद के लिए किरण रिजिजू पहुंचे हैं और नवीन रविंद्र चौहान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अगर कोई और नामांकन नहीं होता तो रविंद्र चौहान का अध्यक्ष बनना तय है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि रविंद्र चौहान के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी। तो महाराष्ट्र में भाजपा अध्यक्ष चुनाव पर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनका यह कहना है कि जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है किरण रिजिजू वो पहुंच चुके हैं, नामांकन भी हो रहा है। अगर और भी नामांकन नहीं होते हैं तो जिसका जिक्र किया जा रहा है रविंद्र चौहान, उनका अध्यक्ष बनना तय है। तो आपको बता दें कि 3 ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी ने 3 बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अध्यक्ष की जिम्मेदारी हर्ष मल्होत्रा को दी गई है। तो वहीं पर महाराष्ट्र में किरण रिजिजू को जिम्मा सौंप दिया गया है। और इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर रविशंकर प्रसाद को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये 3 नाम हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। अब रविंद्र चौहान का अध्यक्ष बनना तय है ऐसा मुख्यमंत्री बता रहे हैं। देखना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी इसे एक लोकतांत्रिक तरीके से पोर्ट्रेट करना चाहती है कि उनकी पार्टी में अध्यक्ष किसी के सजेशन पे नहीं होता, यानी कि पावर पोजिशनल नहीं होनी चाहिए। पावर जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता हो, जो काम किया हो, पार्टी के लिए संघर्ष किया हो, चुनाव पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि पावर पर्सनल होनी चाहिए, पोजिशनल नहीं होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चुनाव पर अब पूरी तरीके से धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है और बहुत ही जल्द इन तीनों राज्यों को, चाहे फिर वो उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, फिर महाराष्ट्र हो, यहां पर जल्द ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। उसके लिए चुनाव किया जा रहा है और इसके लिए और किसी का नामांकन आता है तो ठीक, वरना रविंद्र चौहान का अध्यक्ष बनना मुख्यमंत्री के मुताबिक वो तय हो चुका है। तो मुख्यमंत्री ने यह भी जताया है कि भाई रविंद्र चौहान के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी। अंततोगत्वा सारा खेल पार्टी को कौन कितना बड़ा कर सकता है, कौन कितना विस्तार पूर्वक ले जा सकता है, किसकी कितनी बेहतर समझ है, कौन पार्टी का पुराना वफादार है, इन सब पैरामीटर को ध्यान में रखकर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करती है। और इसी वजह से
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कह भी रहे हैं कि सुरेश चौहान जो है माफ करिएगा, ये जो रविंद्र चौहान हैं इनका नामांकन जो है वो होने वाला है, मतलब हो गया है और दाखिल हुआ है नामांकन, और अगर कोई और नाम नहीं आता तो फिर इनको अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाएगा निर्विरोध। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर नया आंकड़ा जारी किया है। वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जीएसटी से अब तक सबसे ज्यादा 22 लाख करोड़ रुपए का सकल संग्रह, यानी कि पूरा जो संग्रह है वो पिछले साल के मुकाबले 9.5% यानी 9.5% ज्यादा है। औसतन हर महीने 1.84 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन दर्ज हुआ। सरकार ने बताया कि 30 अप्रैल 2025 तक 1.51 करोड़ से ज्यादा सक्रिय जीएसटी पंजीकरण, यानी वो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है, जिनसे जीएसटी सरकार लेती है। डेलाइट के सर्वे में 85% उत्तरदाताओं ने जीएसटी से जुड़े अनुभव को सकारात्मक बताया, जिससे साफ है कि कर व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो ये जो आंकड़े अभी हमने आपको बताए वो ये दर्शाते हैं, जैसे 24-25 के आंकड़ों का अगर हम जिक्र करें तो जो ये 22.08 का जो ये आंकड़ा है, जो पूरा ग्रॉस प्रॉफिट है जिसे हम कहते हैं, वो साफ तौर पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 9.5% ज्यादा हुआ है। यानी कि लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। लोग जीएसटी तभी पे करते हैं जब चीजें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाती हैं। जब बेहतर होना शुरू होता है, लोगों की कमाई बढ़ती है, तो फिर सरकार की भी कमाई बढ़ती है। और ये जो जीएसटी कलेक्शन है वो साफ तौर पर ये आंकड़े अपने आप में ये दर्शा रहे हैं कि देश की जो इकोनॉमी है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, और रफ्तार अगर यही रही तो फिर हर सपने को साकार होने में ज्यादा समय नहीं रहेगा। तो जीएसटी संग्रह ने, जैसा कि मैंने कहा, ग्रॉस प्रॉफिट ने, जीएसटी ग्रॉस प्रॉफिट ये जो है वो नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान हासिल किया है। तो 22 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025। तो ये 85% लोगों ने जीएसटी को सराहा है। एक सर्वे के मुताबिक ये खबर भी है कि 85% लोगों ने कहा है कि भाई जीएसटी ठीक है और लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। लिहाजा यही वजह है कि इन आंकड़ों में जो उछाल, जो बढ़ोतरी, जो बेहतरी हमें देखने को मिल रही है, इसका एकमात्र रीजन यही है कि लोग जीएसटी के प्रति हैं। तो आपको बता दें कि भारत 2013 के बाद से अगर कहें तो जिस तरीके से धीरे धीरे रफ्तार भारत ने पकड़ी है, वो रफ्तार इन आंकड़ों के जरिए साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारत 10वें नंबर से 8वें पे कैसे आता है, 8वें पे से 6ठे पे कैसे आता है, फिर 5वें पे, 4थे पे, फिर तीसरी की तरफ कैसे अग्रसर होता है। ये अपने आप में साफ तौर पर ये ग्रीन बुक के जरिए, ये जो जीएसटी का कलेक्शन है, जीएसटी का जो नंबर है, ये अपने आप में ग्रीन बुक है। ये अपने आप में एक ग्राफ है जो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से देश आर्थिक रूप से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बेहतर संकेत है। तो संग्रह ने नया रिकॉर्ड बनाया है और लगातार आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये वाकई में ये साफ तौर पर दिखाता है कि छोटे व्यापारी हों, चूंकि आपको पता है कि अगर छोटे व्यापारी स्टेट लेवल पे हैं तो फिर वो उनको भी एसजीएसटी देनी पड़ती है। इसके बाद जीएसटी है, इसके बाद तमाम तरह की जो भी चीज़ें हैं, प्रोसेस कॉन्स के बाद भी लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये जीएसटी पे तभी होता है जब आदान प्रदान होता है, जब चीज़ों की खरीदारी बिक्री होती है, और इसके बाद लोगों का बिजनेस, धंधा, व्यापार जो कुछ भी है वो अगर बेहतर चलता है तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है। लिहाजा ये 9.5% का जो बढ़ोतरी हुआ है जीएसटी कलेक्शन में, यह साफ तौर पर यह दिखाता है कि
जो आर्थिक रफ्तार है भारत की मौजूदा समय में, वो जो आंकड़ों पे बाद 10 से 9 नंबर पर, 9 से 7, 6, 5 और फिर चौथे पे और फिर तीसरी की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि लोगों ने जीएसटी को सराहा है, जीएसटी को ईमानदारी से दिया है और यही वजह है कि ये 9.5%। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 9.5% जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, किसी भी साल अगर इसकी बढ़ोतरी 2% भी ज्यादा हो जाती है तो एक बेहतरीन संकेत माना जाता है अर्थव्यवस्था की रफ्तार को चार चांद लगने में। लेकिन ये 9.5 यानी लगभग 10% के आसपास का ये जो बढ़ोतरी हुआ है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि देश बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो देश दुनिया में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।